सन 2004 के लोकसभा चुनाव में इंडिया शाइनिंग का नारा जोरों पर था। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और दोबारा उनके प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद थी। लेकिन केंद्र में यूपीए की सरकार बनी। मनमोहन सिंह देश में कांग्रेस के तरफ से प्रधानमंत्री बने। क्षेत्रीय दलों के सहयोग से यूपीए की सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के तरफ से एक सांसद उस लोकसभा से जीत कर आया जहां से भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकसभा चुनाव जीतते थे। जी हां, फूलपुर से एक ऐसा व्यक्ति लोकसभा चुनाव जीत कर आया जिसका खौफ, जिसका आतंक पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में था। नमस्कार, ये कहानी अतीक अहमद की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन अतीक अहमद। अतीक उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में एक तांगे वाले का बेटा था। अतीक के पिता इलाहाबाद में तांगा चलाया करते थे। कहते हैं कि छोटा मोटा अपराध की दुनिया अतीक के पिता हाजी फिरोज अहमद की भी थी। फिरोज का बेटा अतीक पढ़ने लिखने लायक नहीं था। वो 10वीं में मैट्रिक का परीक्षा फेल कर गया तो फिर उसे अपराध की दुनिया भाने लगी। इलाहाबाद में जिस क्षेत्र से वो आता था वहां एक चांद मोहम्मद का आतंक चल रहा था। चांद मोहम्मद के खौफ से पुलिस भी परेशान थी। अतीक चांद मोहम्मद के साथ जुड़ गया और फिर छोटे मोटे अपराध को अंजाम देने लगा। लेकिन चांद मोहम्मद से इस कदर इलाहाबाद की पुलिस तंग थी कि उसे निपटाना चाहती थी। तो फिर कहते हैं कि इलाहाबाद की पुलिस ने ही अतीक की मदद करनी शुरू कर दी। अतीक धीरे धीरे उसका साम्राज्य बढ़ता चला गया और अतीक अहमद लोगों की जमीन पर कब्जा करने लगा। और फिर उससे पहले 1979 में उसने पहली वारदात की, पहला हत्या को अंजाम दिया तो फिर वो सुर्खियों में आने लगा। धीरे धीरे उसका कद बढ़ने लगा तो अपने बॉस चांद मोहम्मद को ही निपटाने को सोचा। चांद मोहम्मद विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहा था। अतीक अहमद ने भी वहीं से चुनाव लड़ा। अतीक का दबदबा अब इस कदर बढ़ चुका था कि अतीक ने यह तय किया कि वो चांद मोहम्मद को निपटाए बिना इस क्षेत्र का विधायक नहीं बन सकता, नेता नहीं बन सकता। फिर क्या था, एक कबाब की दुकान पर चांद मोहम्मद पराठा और कबाब खा रहा था कि वहीं पर बमबारी हुई। अतीक और उसके गुर्गों ने चांद मोहम्मद को निपटा दिया। वहीं से अतीक अहमद बनने की कहानी शुरू हुई। फिर अतीक रुका नहीं। हत्या दर हत्या, अपराध दर अपराध करता अतीक राजनीतिक संरक्षण पा चुका था। तब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। समाजवादी पार्टी का रुतबा था। MY समीकरण जोड़ों पर चल रहा था। मुलायम के अलावा उत्तर प्रदेश में कोई नेता नहीं था। मुलायम सिंह यादव के संरक्षण में अतीक अहमद का कद बढ़ता चला गया। सफेद पोश संरक्षण उसे मिलता चला गया। फिर इलाहाबाद में उसने इतनी संपत्ति अर्जित की कि ऐसा मानो लगा कि वो इलाहाबाद का मालिक हो गया। कहते हैं अतीक के पास 16 अरब की संपत्ति थी। सोचिए, एक सामान्य तांगे वाले का बेटा 16 अरब के साम्राज्य का मालिक था। उत्तर प्रदेश में उस अतीक अहमद को छूने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अतीक अहमद जिस संपत्ति पर पांव रख दे, जहां हाथ रख दे, वो अतीक अहमद का हो जाता था। फिर अतीक ने अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू किया। 1989 से लेकर के 2004 तक वह लगातार 5 बार MLA बना। आप कहेंगे कि लगभग इस 14-15 साल में वो 5 बार MLA क्यों बना? तो दरअसल 1989 के बाद 91, 91 के बाद 93, 93 के बाद 96, 96 के बाद 98, 99, इस तरह से बार बार चुनाव हो रहे थे
उस समय में 90 के दशक में क्षेत्रीय छत्रपों का दौर था। केंद्र में 1989 में जो सरकार बनी थी वो विश्वनाथ प्रताप सिंह की थी। उसके बाद बार बार सरकार अल्पमत की सरकार बनती रही, आती और जाती रही, बार बार विधानसभा चुनाव होते रहे और बार बार अतीक जीतता रहा और उसके ऊपर ये ठप्पा लग गया कि वो 5 बार का एमएलए है। फिर लौटते हैं उसी जगह कि 2004 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, यूपीए की सरकार आई, अतीक अहमद उस फूलपुर से सचमुच सांसद बन गया जहां से जवाहरलाल नेहरू थे। यह अपने आप में भारतीय लोकतंत्र पर एक काला धब्बा था कि जिस जगह से दुनिया में लोकतंत्र के प्रवर्तक कहे जाने वाले गुटनिरपेक्ष देश के सिरमौर, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित उस दौर के नेता जवाहरलाल नेहरू लोकसभा से चुनकर जाते थे, वहां से एक माफिया चुन करके गया। उस माफिया का रुतबा इस कदर हुआ करता था कि पुलिस तो छोड़िए, उसके ऊपर इतने सारे केस थे। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय छत्रपों का दौर बदलता चला गया। मुलायम के बाद मायावती की सरकार बनी। मुलायम के इशारे पर अतीक ने मायावती को कई बार तंग किया। 2004 का जब दौर आया तब तक अतीक अहमद पर कई सारे केस हो चुके थे, भले ही वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के लोकसभा क्षेत्र का सांसद क्यों ना हो। अतीक जब सांसद था तब भी उसके ऊपर कई सारे मुकदमे दर्ज हुए, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी। लेकिन मुकदमे दर्ज होने से क्या फर्क पड़ता है। 2012 में फिर सरकार अखिलेश यादव की आ गई और कई सारे केस उसके खत्म कर दिए गए। इस बीच अखिलेश यादव से भी अतीक के संबंध खराब होने लगे। अतीक मोहताज नहीं था मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव या मायावती का। वो सपा बसपा होते हुए निर्दलीय भी चुनाव जीतता रहा और अपना दल से भी चुनाव जीतता रहा। अतीक अहमद का खौफ इस कदर था कि 101 केस दर्ज होने के बाद भी उसके ऊपर इस 40 साल में एक केस में भी चार्जशीट नहीं हो सकी। इलाहाबाद कोर्ट में किसी वकील की हिम्मत नहीं थी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन करके अतीक अहमद के केस के खिलाफ मुकदमा लड़ सके। सच ये है कि 12 जजों ने अतीक अहमद के खिलाफ केस सुनने से इनकार कर दिया। आखिरी 12वें जज जिसने अतीक अहमद के मामले की सुनवाई की, उसने अतीक को जमानत दे दी। मतलब अतीक को सलाखों के पीछे रखना भी तो मुश्किल था। लेकिन बात इतनी तक नहीं है। कहते हैं अतीक अहमद इतना प्रभावशाली था कि वो जेल में बंद रहने पर भी इलाहाबाद के कई कारोबारियों को वो जेल में बुलाता था, उसका अपहरण करता था और अपहरण करके जेल में ही उसकी पिटाई करता था। इतना खूंखार माफिया था कि शहर में आलीशान उसका कारोबार था और अपने भाई को भी इसी रास्ते पर उतार देना चाहता था। 2004 में जब वो सांसद बना तो जिस विधानसभा से वो जीतता था उस क्षेत्र पर उसने अपने छोटे बेटे भाई अशरफ को चुनाव लड़वाने की प्लानिंग की। लेकिन वहां से चुनाव लड़ा राजू पाल। बसपा से एक गैंगस्टर राजू पाल ने उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ा जहां पर अतीक का साम्राज्य था। यह अतीक को नागवार गुजरा। फिर अतीक ने फरवरी 2005 में सिटिंग बसपा एमएलए राजू पाल की सरेआम हत्या करवा दी। कहते हैं इस हत्या में अतीक के साथ साथ अतीक का छोटा भाई अशरफ भी इन्वॉल्व था और दोनों ने मिलकर राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या करवा दी। राजू पाल बसपा का एमएलए था, लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी और वहीं से फिर उसने चुनाव लड़वाया भाई को। अखिलेश यादव के पप्पा मुलायम सिंह यादव ने इस पूरे मामले को
प्रतिष्ठा बना लिया। और फिर जब उन्होंने इस पूरे मामले को अपना प्रतिष्ठा का विषय बना लिया तो वहां से अतीक का भाई विधानसभा चुनाव भी जीत गया। उसके बाद सिलसिला जारी रहा उसके अपने साम्राज्य बढ़ाने का। फूलपुर से वो सांसद हो चुका था और सांसद होने के बाद भी वो फिर गिरफ्तार होता है। गिरफ्तार होने के बाद उसका भोकाल इतना टाइट होता है कि वो जेल में इलाहाबाद के दो व्यापारियों को वो बुलाता है और उसके बाद उससे फिरौती मांगता है, उसकी पिटाई करता है खुद से और विजुअल बनाकर बाहर भेजता है। उस समय व्हाट्सएप का वो दौर तो नहीं था कि वो वायरल हो सके, लेकिन जहां अतीक अपनी भोकाल पहुंचाना चाहता था वहां पहुंचा जाता था। तब समझिए कि अतीक अहमद ने जो काम अपने दौर में किया वही काम दरअसल वो अपने बेटे से भी करवाना चाहता था। राजूपाल हत्याकांड का सबसे अहम गवाह था उमेश पाल। उमेश पाल हत्याकांड के समय अतीक अहमद सुदूर गुजरात के जेल में बंद था, लेकिन वहीं से उसने एक व्यूह रचना की। उसे लगा कि यदि धीरे धीरे उसका साम्राज्य मिट जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार थी योगी आदित्यनाथ की और योगी आदित्यनाथ ने सबको मिट्टी में मिलाने की कसम खा ली थी। उन्होंने साफ कर दिया था गुंडे मवाली या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें या फिर वो समर्पण कर दें। हुआ यह कि गुंडे और मवालियों ने उत्तर प्रदेश छोड़ना शुरू कर दिया या फिर समर्पण करना शुरू कर दिया। अतीक अहमद को लगा कि यदि योगी का साम्राज्य लंबे समय तक रहेगा तो फिर ऐसे कंडीशन में उसका 16 अरब का साम्राज्य खत्म हो जाएगा, उसका खौफ खत्म हो जाएगा, क्योंकि अतीक के साथ साथ उसका भाई भी तो अब जेल में था। तब अतीक अहमद ने एक प्लानिंग की कि कैसे उसके बेटे का साम्राज्य आए। दरअसल असद मात्र 19 साल का था, वो कानून की पढ़ाई करना चाहता था और इस दौर में असद को उसकी मां शाइस्ता परवीन विदेश भेज देना चाहती थी। शाइस्ता की एक इच्छा थी कि इस पूरे मामले में वो अपने बेटे को सऊदी अरब भेजे और वहीं पढ़ाई लिखाई करवाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शाइस्ता के बेटे को यह अवसर नहीं दिया और शाइस्ता का बेटा विदेश नहीं जा सका, उसे वीजा नहीं मिला और फिर अतीक को लगा कि तब तो बेटे को अपराध की दुनिया में ही भेजना पड़ेगा। फिर उसने उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग जेल के अंदर से की और यह सुपारी अपने बेटे असद को दी ताकि असद का खौफ उसी तरह बने जिस तरह से कभी उत्तर प्रदेश में अतीक का बनता रहा। अतीक अहमद यही गलती कर बैठा। उसे ये इस बात का भान नहीं था कि योगी आदित्यनाथ इसका क्या हाल करेंगे। अतीक हो सकता है अभी चैन की बंसी बजाता, वो इलाहाबाद के से साबरमती जेल में था अहमदाबाद के और सुकून से था, लेकिन उसने ये गलती करके अपनी दुनिया उजाड़ ली। कमाल की बात देखिए कि जिस 1 दर्जन जजों ने अतीक अहमद के मामले को सुनने से इनकार कर दिया, योगी आदित्यनाथ के काल में उन्हीं जजों का रौब ऐसा बढ़ा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने उमेश पाल हत्याकांड के बाद जो टिप्पणी की वो चौंका देने वाली थी। मिलॉर्ड ने टिप्पणी की कि ऐसा लगता है कि प्रयागराज में कानून का राज नहीं, अतीक अहमद का राज चल रहा है। इन इलाकों में खाकी का नहीं, अतीक का इकबाल चल रहा है। 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अतीक अहमद को दरअसल उत्तर प्रदेश से गुजरात भेजा गया था। अब हाईकोर्ट की यह टिप्पणी योगी आदित्यनाथ के काल में है, उसी हाईकोर्ट की जिसके जजों ने अतीक अहमद के केस को सुनने की हिम्मत नहीं की। उसी हाईकोर्ट के जज ने यह टिप्पणी की कि ऐसा लगता है कि कानून का नहीं, अतीक का राज चल रहा है। जिस समय जंगल राज खत्म हो चुका था उत्तर प्रदेश से, जिस समय योगी आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश में माफियाओं की हिम्मत नहीं होती थी, उस दौर में इलाहाबाद हाईकोर्ट की यह टिप्पणी चौंका देने वाली थी और इसी टिप्पणी ने योगी आदित्यनाथ को हिला दिया। तभी उन्होंने एक टिप्पणी की जो सुर्खियों में रहा
योगी ने कहा, इस माफिया को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। योगी की इसी टिप्पणी से कांपने लगा अतीक अहमद। कहते हैं योगी को प्रोवोक कर दिया था विधानसभा में अखिलेश यादव। आपने सुना होगा उस फाइट को। और उसके बाद योगी पीछे मुड़कर नहीं देखे। अतीक अहमद को साबरमती जेल से बुलाया गया। अतीक साबरमती जेल से उसे इलाहाबाद लाया गया। रास्ते भर मीडिया की रिपोर्टिंग हुई। कहते हैं कि मूक पत्रकारिता भी उस दौर में हुई कि अतीक अहमद पेशाब कर रहा है, उसकी भी लाइव रिपोर्टिंग हुई। फिर अतीक को वापस साबरमती भेजा गया। उस वज्रवाहन में उसे इतना परेशान कर दिया गया कि वो टूट गया। और फिर उसने कांपते हुए मीडिया से कहा कि अब वो मिट्टी में मिल गया है, उसे रगड़ा जा रहा है, उसे रगड़ा जा रहा है। उसके बच्चों और उसकी बीवी को परेशान ना किया जाए, उसके घर के औरतों को परेशान ना किया जाए। ये हताश, ये निराश वो अतीक अहमद था जिसका खौफ 3 दशक तक उत्तर प्रदेश के अंदर इस कदर रहा कि जजों की हिम्मत तक नहीं हुई उसके केस को सुनने की। ये बिलबिलाहट, ये अकुलाहट, ये भय उस अतीक अहमद की थी। लेकिन कहते हैं अपराध का चरित्र नहीं जाता। उसी अतीक अहमद ने एक टिप्पणी कर दी कि यदि मेरा दौर आया तो फिर मैं एक एक से बदला लूंगा। फिर क्या था, अगले दिन अतीक अहमद के मामले की सुनवाई अदालत में चल रही थी। पूरी मीडिया की नजर इस बात पर थी कि अतीक का क्या होगा। उसे राजूपाल हत्याकांड मामले में सजा हो चुकी हुई थी, उम्र कैद की। अब उसे उमेश पाल के हत्याकांड मामले में बुलाया गया था। पुलिस कस्टडी होने की जिरह चल रही थी। अदालत में गहमा गहमी थी। वो इलाहाबाद जो प्रयागराज बन चुका था, उस गहमा गहमी थी। वही प्रयागराज जहां अतीक का रुतबा चलता था। पत्रकारों की पूरी टीम कोर्ट के अंदर थी। उसी दौर में लोगों के मोबाइल पर कई मैसेज आने शुरू हुए। लोगों को भरोसा नहीं हुआ। रिपोर्टर्स हियरिंग सुनते हुए बाहर भागे और ये पता किया क्या ये जो मोबाइल पर मैसेज आ रहे हैं वो सही हैं। तो पता चला ये मैसेज दरअसल इस बात के हैं कि अतीक अहमद का बेटा असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है। रिपोर्टर कोर्ट रूम के अंदर आए, सरगर्मी हुई, जज तक ये बात गई। किसी ने कान में धीरे से अतीक से कहा कि तुम्हारा बेटा असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है। अतीक अहमद वहीं रोने लगा, बिलखने लगा। ये दरअसल अतीक के साथ वो पहली घटना थी। अब तक अतीक दूसरों की हत्या करता था, दूसरों को मारता था। ये पहली वारदात है जो चोट अतीक को अपने दुलड़ुआ बेटे की तबाही को लेकर आई। अब अतीक को ऐसा लगा कि उसकी जमीन हिल चुकी हुई है। अतीक को तब तक पुलिस कस्टडी मिल गई। अतीक इस हाल में भी नहीं रह पाया। वो गिड़गिड़ाता रहा कि अपनी बेटे को मिट्टी देगा। उसका बेटा मिट्टी में मिल चुका था। लेकिन रूल के मुताबिक चूंकि वो पुलिस कस्टडी में था, उसे नहीं छोड़ा जा सकता था। वो अपने बेटे के अंतिम संस्कार में हिस्सा नहीं ले पाया। कमाल की बात देखिए कि अतीक की मां, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और एनकाउंटर में मारा गया अतीक के बेटे की मां शाइस्ता परवीन भी मिट्टी में नहीं आई। उसे डर था कि उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मामला यहीं तक नहीं हुआ। देश के पहले प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से कभी सांसद बना अतीक अहमद की दुर्गति अभी होनी थी। अतीक हार चुका था, थक चुका था। अपने भाई अशरफ के साथ वो एक ही हथकड़ी में बंधा पुलिस के साथ एक जगह से दूसरे जगह उठाकर ले जाया जा रहा था ताकि हर जगह की पहचान की जा सके। इसी दौरान रात के 10:30 बजे टेलीविजन चैनलों पर वो हिस्टोरिकल लाइव चला। कैमरे के सामने दनादन गोलियां चली। अतीक बस पुलिस की जीप से उतरकर अस्पताल में अपना मेडिकल कराने जा रहा था। उसी बीच 4-5 कैमरे ने उससे कुछ सवाल करना चाहा।
अतीक तैयार हुआ, इसी बीच पत्रकार बनकर आए 3 युवकों ने ताबड़तोड़ अतीक अहमद के भेजे में ऐसी गोली मारी एकदम नजदीक से कि अतीक और अतीक का भाई अशरफ घटनास्थल पे ही लगातार चलाई गई गोली से वहीं मिट्टी में मिल गया। दुनिया ने ये सब कुछ टीवी पर लाइव देखा। एक ऐसे माफिया का इस कदर मिट्टी में मिल जाने की ये कहानी थी जिस माफिया के खौफ से मिलॉर्ड भी उसके केस को सुनने को तैयार नहीं थे। उस माफिया को पल भर में 20 सेकंड के अंदर ऐसे निपटा दिया गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये मिट्टी में मिलने की उस माफिया की कहानी है जिसका उत्तर प्रदेश में आतंक था। देश में ऐसा खौफ बहुत कम लोगों का था। अतीक का 16 अरब का साम्राज्य था। कहते हैं आज भी उसका साम्राज्य अरबों का है। योगी आदित्यनाथ सरकार के दौर में उसके पूरे कुनबे का साम्राज्य उखाड़ दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया। तब भी अतीक का साम्राज्य बचा हुआ था, लेकिन उसके लिए न अतीक बचा न उसका वारिस। यह उस माफिया की कहानी है जिसके खौफ से उत्तर प्रदेश का साम्राज्य चलता था, राजनीति चलती थी। आज उस अतीक पर एक दूसरे तरह की राजनीति बनी हुई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में माफिया के मिट्टी में मिलने की ये वो कहानी है जिस पर अभी राजनीति चलनी है। लेकिन इसे देश का दुर्भाग्य कहेंगे कि जिस जगह से देश के पहले प्रधानमंत्री लोकसभा से चुनकर आते थे, वहाँ से एक माफिया भारत की संसद में कानून बना रहा था। आज वो मिट्टी में मिल गया है। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको इस तरह के विश्लेषण पसंद आए तो हम लगातार अपराध जगत की ऐसी कहानी, सच्ची कहानी आपको सुनाएंगे जिससे देश और समाज को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।